In this lecture, we are going to talk about the factors that increase the risk of an anesthesia. Number first is patient's health. मीन कि आपका जो एनिमल है वो कोई फिजियोलॉजिक डिजीज़ तो नहीं सफ़र कर रहा, ठीक है, इज़ ही हेल्दी और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, if you have a patient with liver compromised and you can see it from his LFTs, lab reports, or you can see he is having jaundice, mean pale mucous membrane, pale eyes, conjunctiva pale, all that things refer to liver compromised patient. So the patient is liver compromised, and that thing will increase the risk of anesthesia in a way that हमारे setup में जो कि पाकिस्तान में we have the anesthesia we mostly use is injectable anesthesia. और जो इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया होता है वो हमेशा जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो मोस्टली का लिवर या किडनीज में ही जाके हो रहा होता है, और मेजॉरिटी का लिवर में होता है, ठीक है. किडनीज एक्सक्रीट कर रही होती है, लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है. तो इफ अ पेशेंट इज ऑलरेडी लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड एंड यू गिव इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया, दैट विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द लिवर एंड दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया. बेसिकली ऐसे एनिमल्स में हम इनहेलेंट या गैशियस एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं, मगर पाकिस्तान में बहुत ही कम क्लिनिक्स के ऊपर या हॉस्पिटल सेटअप्स के ऊपर गैशियस एनेस्थीसिया अवेलेबल है, अदरवाइज ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो बेस्ड ऑन आवर सर्कमस्टांसेस और व्हाट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया अवेलेबल टू अस, अगर लिवर कॉम्प्रोमाइज एनिमल है तो उसमें रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया बढ़े हुए ही होंगे, ठीक है. सो पेशेंट हेल्थ इज दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर सेकेंड इज अर्जेंसी ऑफ सर्जरी. लाइक व्हाट डज इट मीन कि नॉर्मली जब हमारे पास कोई एनिमल सर्जरी के लिए आता है तो हम पहले एनिमल का स्टेटस देखते हैं कि इज़ इट हेल्दी, ब्लड वॉल्यूम्स ठीक है, ऑर्गन्स कोई सारा कुछ ठीक है, एनिमल जो है वो हेल्थी है, तो हम उस एनिमल को सर्जरी रेफर करते हैं और ठीक है उसकी सर्जरी हो जाए. अदरवाइज अगर कोई एनिमल में कोई अंडरलाइंग इश्यूज चल रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई एनिमल है वो सर्जरी के लिए आता है, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स पेन के लिए क्यों ना आए, ठीक है, और वो क्या है कि उसके अंदर एनीमिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले उस एनिमल को स्टेबल होने का टाइम देंगे, ठीक है. हम ऑनर को सजेस्ट करेंगे कि इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या ये सारी चीज़ें. उसके बाद जब वो एनिमल स्टेबल हो जाता है उसके बाद हम उसकी सर्जरी करते हैं. लेकिन इफ़ देर इज़ एनी सिचुएशन वेयर एनिमल इज़ in anemia as well as he is suffering from any kind of issue जिस पे अर्जेंट एमरजेंसी सर्जरी बनती है, ठीक है, तो अब हमें उस एनिमल में सर्जरी तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया भी क्या है वो बढ़ जाएगा. इसकी एक और तरह से एग्जाम्पल है, लेट सपोज आपके पास कोई एनिमल आया है, ठीक है, और उसने कोई हार्ड बॉल खा लिया, ठीक है. अब वो बॉल जो है उसके इसोफेगस में फंस गई है और उसकी वजह से वो ट्रैकिया के ऊपर भी असर कर रही है, मतलब वो प्रेशर डाल रही है. लेट सपोज ये इसोफेगस है, ठीक है, और इसोफेगस के अंदर ये क्या है, ये बॉल फंस गया, ठीक है, और साथ ही हमें पता है इसके साथ ही ट्रैकिया भी पड़ा हुआ होता है इसोफेगस के बिल्कुल साथ. अब वो इसोफेगस जो है वो ट्रैकिया के ऊपर क्या करिए प्रेशर डाल रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एनिमल जो है वो ऑलरेडी जब हमारे पास आएगा तो वो हाइपोक्सिया में होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई हुई होगी. लेकिन और ऊपर से हमारे जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उनके बारे में हमने ये बात देखी है कि वो क्या है, वो रिस्पायरेटरी जो है वो डिप्रेशन कॉज करती है, ठीक है. तो ऑलरेडी आपके पास एक एनिमल आया है जिसके अंदर हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजनेशन कम है, ऊपर से जो हमने एनेस्थीसिया लगाने हैं, ठीक है, और एनेस्थीसिया में भी सब में तकरीबन कुछ में ज़्यादा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है, कुछ में थोड़ा होता है, बट रिस्पायरेटरी डिप्रेशन लाजमी आ ही रहा होता है, ठीक है. तो अब लेकिन यह है कि हम ये भी नहीं कर सकते कि अब वो एमरजेंसी सर्जरी है, ठीक है, हम ये भी नहीं कर सकते कि हम पहले एनिमल को स्टेबल करें और फिर करें. तो हमने क्या, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड को सर्जरी में लेकर जाना है, बिकॉज वी हैव टू कट द इसोफेगस, वो बॉल निकालनी है, ठीक है. तो इस तरह की जो एमरजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो एनेस्थीसिया के रिस्क को बढ़ा देती हैं. सो द नेक्स्ट वन इज़ सर्जरी इटसेल्फ. लाइक सर्जरी के अंदर पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे कि जो आपका सर्जन है उसके स्किल्स कैसे हैं, ठीक है. अगर वो एक्सपीरियंस सर्जन नहीं है तो डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा होंगे, ठीक है. और जो एक्सपीरियंस्ड सर्जन है उसको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, चीज़ों का, तो उसके साथ सर्जरी में रिस्क जो है वो कम होते हैं. अच्छा, उसके बाद जो इसके अंदर है वो है सर्जिकल प्रोसीजर कि आप सर्जरी कौन सी परफॉर्म कर रहे हैं. लेट्स सपोज अगर आपने कोई कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी परफॉर्म करनी है, डेफिनेटली उसमें रिस्क ज़्यादा होंगे कोई एज़ कम्पेयर टू आपने कोई जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जैसे स्पेइंग न्यूट्रिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है. तो उसमें रिस्क बहुत कम होती हैं, कोई लाइक गलत एनेस्थीसिया के, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आप छेड़ रहे हैं, ठीक है, ब्लड जो है उस पर ब्लड जो है लॉस वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है. तो इस तरह की सर्जरीज जो हैं उसमें एनेस्थीसिया का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन जो ऐसी माइनर सर्जरीज होती हैं जैसे स्पेइंग या न्यूट्रिंग है उसमें उस प्रोसीजर में रिस्क कम होते हैं.
फिर इसमें ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी भी आ जाता है कि कितनी लेंथी सर्जरी है। अगर आपके पास कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, ठीक है, एंड यू नो इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी द टाइम ड्यूरेशन इज़ लॉन्ग, सो यू हैव टू इंक्रीज द डोज रेट ऑफ दी एनेस्थीसिया। आपको ज़्यादा एनेस्थीसिया देना पड़ रहा होता है, बिकॉज ऑफ दैट दी एनेस्थेटिक स्टेज जो है वो डीप होती जाती है, एंड दैट इंक्रीज ड्यूरेशन विल पोज अ सीरियस रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया। नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल मीन दैट आप एक एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपके पास उसके साथ उसके एंटीडोट्स अवेलेबल हैं, क्या आपके पास उस एनेस्थीसिया को बैलेंस करने के लिए और एजेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आपको पता है ये रिस्पायरेटरी अगर डिप्रेशन कॉज करता है तो क्या आपके पास रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है। फिर इस तरह से जो है लाइक उस एनेस्थीसिया को बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। हार्ट रेट को मेंटेन करना है, आप एनेस्थीसिया में टेम्परेचर जो है वो डाउन जा रहा होता है, ठीक है, तो क्या आपके पास वो सर्जरी रूम में कोई हीटिंग पैड्स वगैरह पड़े हुए हैं कि अगर एनिमल का टेम्परेचर एनेस्थीसिया लगाने से ज़्यादा डाउन हो जाए तो वो हीटिंग पैड्स वगैरह या आप हीटर ऑन करके उस एनिमल का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो ऑल दोज फैसिलिटीज़ जो है एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं है और कितनी अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज़ असिस्टेंस, कि आइदर यू अलोन आर द सर्जन अवेलेबल या फिर आपके पास कोई असिस्टेंट भी है। लाइक ड्यूरिंग सर्जरी एक मेन सर्जन होता है, एक उसका असिस्टेंट सर्जन होता है, दैन देर इज़ अ पर्सन हु मॉनिटर्स दी एनेस्थीसिया, ठीक है, जिसको हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो उसके पैरामीटर्स वगैरह लेगा, सारा कुछ देखेगा, ठीक है। तो हाउ मच असिस्टेंस यू हैव दैट ऑल्सो पोजेज अ रिस्क टू एनेस्थीसिया, क्योंकि अगर आप सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, और आप अकेले हैं, ठीक है, तो आप सर्जरी में ही लगे हुए हैं और एनिमल को कोई मॉनिटर कर ही नहीं रहा कि एनिमल का एनेस्थीसिया डीप हो गया है, ठीक है, अब वो लाइक डेथ की तरफ जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली जब हम एनिमल को मॉनिटर कर रहे होते हैं और ऐसी स्टेजेस आने लग जाए कि एनिमल का एनेस्थीसिया डीप हो गया, तो हम जो है उसको लाइक असिस्ट करने लग जाते हैं, उसके रिवर्सल के एजेंट्स लगाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डाउन जा रहा है, अब आप सर्जरी करेंगे या फिर उसके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसके साथ हीटिंग पैड्स वगैरह भी रखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। सो असिस्टेंस इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव इज़ फ्रेशनेस ऑफ अ सर्जन, ठीक है। अब सर्जन जो है, एक सर्जन वो सुबह से लेकर शाम तक सर्जरीज कर रहा है, ठीक है, तो जो सर्जरीज उसने सुबह परफॉर्म की हैं, ठीक है, तो वो तो उसने अच्छी कर दी है, लेकिन अब वो पिछले 10 घंटों से या 12 घंटों से सर्जरीज ही परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द टाइम जो वो सर्जरीज परफॉर्म करेगा, उन सर्जरीज का क्या है कि उनमें वो खुद भी थका हुआ होगा, तो उन सर्जरीज में एनेस्थीसिया के रिस्क या सर्जरी के रिस्क जो है वो बढ़ चुके होंगे। सो फ्रेशनेस ऑफ अ सर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो बात रिपोर्ट की जाती है वो ये है कि अगर एक सर्जन जो है वो सर्जरी कर रहा है, डूइंग सर्जरी फॉर 17 आवर्स, तो उसके ब्लड में 50 mg पर डेसीलीटर जो है वो अल्कोहल प्रेजेंट होगी, ठीक है। और अगर वो 24 आवर्स हो गए हैं उसको काम करते हुए, ठीक है, तो ये डबल हो जाती है, 100 mg पर डेसीलीटर अल्कोहल इन ब्लड हो जाती है, ठीक है। तो फिर अल्कोहल के तो आपका क्या इफेक्ट्स पता है, ड्राउजीनेस एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है, वो कर रही होगी। तो एक सर्जन का फ्रेश होना भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, अदरवाइज दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्जरी, रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया। इसी के साथ हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ यूजेस ऑफ एनेस्थीसिया, दैट वाई वी यूज़ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। तो नंबर 1 इज़ रेस्ट्रेनिंग। आपके पास कोई एनिमल है, ठीक है, जो कि विशियस है और हाइपर एक्टिव है, ठीक है, अब आपने उसके ऊपर किसी भी पर्पज़ के लिए आपने उसको पकड़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे आपके पास एनिमल है, क्या आपका तो वो पेट है, ठीक है, लेकिन आप उसको एक वेट के पास लेके जा रहे हैं कि वो वेट उसको मॉनिटर करे, एग्जामिन करे, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए तो ठीक है विशियस है, लेकिन वो जो वेट है या बाकी लोग हैं उनके लिए वो अग्रेसिव है, वो उनको मारने के लिए आ जाएगा। तो ऐसे एनिमल को अगर आपने कोई रेस्ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है तो हम केमिकल रेस्ट्रेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एनेस्थीसिया है। एक होता है फिजिकल रेस्ट्रेनिंग। फिजिकल रेस्ट्रेनिंग में आपके पास आ जाएगा कि आप उस एनिमल को मजल पे ना दें, लेकिन समटाइम्स मजल इज़ नॉट इनफ, ठीक है, और मजल इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो आप उस वक्त रेस्ट्रेनिंग के लिए आप एनेस्थीसिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने मॉनिटर ही फेस को करना है, मॉनिटर ही मुंह के अंदर कोई लीजन्स है उनको करना है, ठीक है, तब तो आप मजल नहीं पहना सकेंगे ना। तो ऐसे एनिमल के लिए फिर हम एनेस्थीसिया रेस्ट्रेन करने के लिए एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एनेस्थीसिया जो है बहुत ही लो डोज पे लगाया जाता है, क्योंकि हमने वो प्लेन्स ऑफ एनेस्थीसिया जो है या स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया अटेंड नहीं करनी होती, हमने बस उसको रेस्ट्रेन करने के लिए थोड़ी गनुदगी में लेके जाना होता है। नंबर 2 इज़ फॉर सर्जरी, ठीक है, आपने कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है उस पर तो फॉर श्योर आप एनेस्थीसिया लगाएंगे। नंबर 3 इज़ टू इम्प्रूव द टेक्निकल एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपने एनिमल जो है
उसके फॉर एग्जांपल एक्सरे करवानी है, ठीक है। अब एक्सरे में क्या है, क्या एनिमल जो है वो हमें एक टेबल के ऊपर फिक्स चाहिए होता है कि वो हिले जुले ना, ठीक है, किसकी एक प्रॉपर इमेज आ जाए। तो अब उस चीज़ को, एनिमल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो हिले ना, तो आप एक्सरेज में इस तरह की चीज़ों में जो है एनेस्थीसिया लगा सकते हैं। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो जैसे एस प्रोमाजीन जो है वो हम एक्सरेज के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है, क्योंकि माइल्ड सा एनेस्थीसिया कॉज करेगा, ठीक है, तो टू इम्प्रूव द टेक्निकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज़ टू कंट्रोल द कन्वल्जन्स, सीजर्स कन्वल्जन्स, ये जो है एनिमल इन बीमारियों से, जैसे एपिलेप्सी है, उसे सफ़र करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एंटी कन्वल्सेंट होती हैं, ठीक है। तो उनको हम इस तरह की बीमारियों में हम एनेस्थीसिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट यूज़ इज़ यूथीनेजिया। यूथेनेसिया क्या है, इसको हम कहते हैं पीसफुल डेथ। आपके पास कोई एनिमल है और उसकी जो स्टेट है वो ऐसी है, अनट्रीटेबल है, अनक्यूरेबल है। फॉर एग्जांपल आपके पास रेबीज़ है, एनिमल रैबिट डॉग है, ठीक है, उसको रेबीज़ हो गई है। तो इससे ऐसे एनिमल को अमूमन लोग तो क्या करते हैं कि लाइक दे फायर, बुलेट फायर से, ठीक है, गन शॉट से मार देते हैं, बट दैट इज़ अगेन पेनफुल, ठीक है। तो पीसफुल डेथ के लिए हम हाई डोज ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो इस्तेमाल करके उस एनिमल की किलिंग कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज यूथेनेसिया. So these are the uses of anesthesia. That was all about today's lecture. Thank you.